नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आपसे एक क्षमा मांगूंगा। मैं लगभग एक सप्ताह से आप सबके बीच में वीडियो लेकर नहीं आ पाए, कुछ व्यस्तताएं थी। इसके लिए आप क्षमा कीजिए। आप सभी लगातार अपने कमेंट्स में याद करते रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के नतीजे 4 जून को आए, उसके बाद जो एक करारी हार, जी हां, मैं करारी हार कहूंगा जब उत्तर प्रदेश के लिहाज से कहूंगा लोकसभा नतीजों को लेकर, उसके बाद से हर स्तर पर मंथन, चिंतन, समीक्षा इसका दौर चल रहा है। लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। कहने को बहुत सारी चीजें, जब 4 तारीख को रिजल्ट आया उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और उन्हीं के साथ दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी लखनऊ में नहीं थे। लखनऊ में न होना यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है रिजल्ट के दिन, लेकिन जब नतीजे आ गए और 5 तारीख को पहली कैबिनेट मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता किया योगी आदित्यनाथ जी ने, उस कैबिनेट की बैठक में भी दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे। उसके बाद से जिलेवार सीट दर सीट लगातार मंत्रियों को भेज के समीक्षा की जा रही है। अब जब यहां मंत्री जाते हैं तो मंत्री हमेशा सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि चुनाव पार्टी लड़ती है। पार्टी यानी संगठन उत्तर प्रदेश भाजपा का वो अपने स्तर से कितना चिंतन, मनन और समीक्षा कर रहा है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल योगी सरकार ने अपने स्तर पर अपने मंत्रियों को भेजना शुरू कर दिया। हालांकि मंत्री जब जाते हैं तो मंत्री होने के नाते यानी सरकार का हिस्सा होने के साथ साथ वो पार्टी का भी हिस्सा होते हैं, तो इस तरह से समीक्षा हो रही है। लेकिन वह समीक्षा कितने जायज तरीके से हो रही है, कैसी हो रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, जो कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी और उस उत्तर प्रदेश जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, जहां विधानसभा का चुनाव भी होना है, इन सारे लिहाज से सब कुछ भाजपा के लिए अच्छा नहीं चल रहा है। बाबा रामदास जी, कहा यह जा रहा है कि साहब केशव मौर्य साहब और ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों योगी जी के सिपा सलार हैं, वो दोनों कैबिनेट बैठक से गायब रहे। खैर उसके बाद केशव मौर्य जी लौटने के बाद आप देखिए वो काम किस तरह का कर रहे हैं। वो सरकार की बजाय कौशाम्बी गए, कौशाम्बी में उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनको जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होने को बोला। वो पहली बार प्रयागराज भी गए। प्रयागराज में भी उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, संगठन के लोगों से मुलाकात की और उनको विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को बोला। यानी केशव मौर्य स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर, संगठन के सर्वेसर्वा और मुखिया के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा आकलन ये स्पष्ट रूप से मुझे बताता है कि केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और मंत्री जरूर हैं, लेकिन अब उनको धीरे धीरे भेजा जा रहा है पार्टी संगठन में। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, जब योगी जी सीएम बने दूसरे कार्यकाल में तो आखिर उनको 2 डिप्टी सीएम दिए क्यों गए थे? पहली बात, डिप्टी सीएम का पद या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद, ये पहली बात मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया कि होता क्या है। चलिए मैं डिप्टी सीएम सर टोक दे रहा हूं यहीं पे। आपने बिल्कुल सही कहा, आपका ऐतराज बिल्कुल सही है। डिप्टी सीएम या डिप्टी पीएम जैसा कोई पद संवैधानिक रूप से अस्तित्व में ही नहीं है, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। मैं आपको बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूं, चलिए पॉलिटिकल बातचीत होती रहेगी, थोड़ी बहुत किस्सा गोई भी होनी चाहिए ना। हम मतलब एक राजनीति सुन सुन के पब्लिक पक गई है। तो हुआ क्या कि चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत गई, हरियाणा की बात है। अब चुनाव लड़ा गया था भजन लाल के चेहरे पे, बना दिया सब हुड्डा को सीएम। तो अब हुआ कि भजन लाल को कैसे अकोमोडेट किया जाए, तो भजन लाल को बोला गया कि चलो तुमको डिप्टी सीएम बना देते हैं। अब सर सीएम जो है ना राज्य का राजा होता है और डिप्टी सीएम माने
उससे तो बल्कि अच्छा है न रहा आदमी, संन्यास ले ले राजनीति से। जो सीएम तो भजन लाल बोले है तो हम बिल्कुल नहीं करूंगा। तो आखिर अब डिप्टी सीएम बनना था, तो उनके दो बेटे थे, तो उनके एक थे कुलदीप बिश्नोई और दूसरे थे चांद मोहम्मद फिजा मोहब्बत। उनका नाम असल में चंद्रमोहन था, पर बाद में वो चांद मोहब्बत फिजा मोहब्बत के चक्कर में उलझ के सब गुड़ गोबर कर दिए थे। खैर, फिजा के चक्कर में, फिजा के चक्कर में चांद मोहब्बत, तो चांद मोहम्मद को जो है डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो ये पहली बार मैंने देखा था कि डिप्टी सीएम पद की, शब्द की दुर्गति क्या होती है। मतलब डिप्टी सीएम की औकात इतनी भी नहीं होती है कि वो चपरासी से अपने लिए कायदे से ताव से एक गिलास पानी मांग ले। चपरासी उसको एक गिलास पानी देने में भी 3 बार बुलवाते हैं। तो सर एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर जो डिप्टी सीएम दूठ बनाए गए थे यूपी में, ये थे जातीय समीकरण साधने के लिए। डिप्टी सीएम इसलिए बनाए गए थे कि मौर्य बिरादरी खुश रहे। और सर एक बात और बताऊं, सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता है, मलाईदार एक पोस्टिंग भी दी जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीडब्ल्यूडी। हाँ, ब्रजेश पाठक जी को चिकित्सा, हाँ, पीडब्ल्यूडी जैसे मलाईदार पद भी दिए जाते हैं। तो सर बात यह है कि अब मान लीजिए ये दोनों लोग नाराज हो गया है, पाठक जी, मौर्य जी। अब मुझे बताइए कि जो जातीय समीकरण साधने के लिए ये एक्सरसाइज की गई थी, अब मौर्य जी को जब प्रदेश से हटा के संगठन में भेज दिया जाएगा, तो मौर्य जी लोग जो वोटर है, वोटर नाराज नहीं हो जाएगा, या पंडित जी लोग नाराज नहीं हो जाएगा? सबसे पहले तो आखिर एक बार बताइए, इन दो जातियों को साधने के लिए ही तो डिप्टी सीएम बनाए थे। तो सर मेरा एक सुझाव है कि काहे दुइये ठो बनाया सर, 25, 30, 35, 40, 60, 70 ठो डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा सकता? या जितने मंत्री हैं सबको डिप्टी सीएम बना दिया जाए? बल्कि डिप्टी सीएम से थोड़ा सा एक और डिप्टी वर्ड कुछ पुराना पड़ गया है, पुराना, नया शब्द नया खोजा जाए। शब्द की सर बहुत महिमा है, जान लीजिए। तो सर ये बताऊं मैं आपको, एक बात जान लीजिए कि जब कमजोरी आती है ना शरीर में, जब हाउ क्या कहते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं, तो जरा सी हवा लगते ही जुकाम हो जाता है। पर ये सब इम्यूनिटी का चक्कर है। इस शरीर का इम्यून सिस्टम खराब हुआ है, इम्यूनिटी खराब हुई है भाजपा की। भाजपा को अपने बेसिक्स ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। इसको हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहते हैं थूक से मुष्टि जियाना। तो हमारे पिताजी बताते हैं कि बचपन में हम लोग खेलते थे तो चूहिया मार लेते थे, फिर उसकी पूंछ में धागा बांध के खेलते थे। उसके बाद बहुत देर जब हो जाए तो बोला कि अब चला चूहिया मुष्टि के जियावल जाए, तो बोला थूक, उसका थूक लगा के उसके मुंह पे थूक लगाते थे। तो उसकी कहावत बने कि थूक से मुष्टि जिया रहे हो। सर भाजपा को के लोग थूक से मुष्टि जियाने की कोशिश कर रहे हैं। सर समस्या इससे ज्यादा गंभीर है। अब आप मुझे जरा बताइए कि अयोध्या में जो जूतम पैजार हुई है और राजू दास और डीएम साहब में जो हुआ है, और मौके पे मैंने सुना गनर वापस ले लिया। सर आपको नहीं लगता कि डीएम को हाइड्रोसील की कुछ बीमारी हो गई है? क्या ऐसी समस्या है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अयोध्या वाली घटना पे आऊंगा क्योंकि वो भी समीक्षा के दौरान ही हुई है। उसके पहले आपने जब इस बात पर ऐतराज जताया कि केशव मौर्य जी को अगर संगठन में भेज दिया जाता है, उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो उससे कोई बिरादरी खुश होगी या नाखुश होगी, ये बात अभी हम किनारे कर देते हैं। लेकिन अगर वाकई में पार्टी हित अगर देखा जाए और पार्टी जिस तरीके से परफॉर्म किया है, और 27 में आपके पास विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक गंभीर
एक्शन लेना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को संगठन के तौर पर। और यहां पर एक फैक्ट मैं आपके माध्यम से आपको भी बताऊंगा और दर्शकों तक भी रखना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन से नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। अगर निष्पक्षता से मैं सच्चाई बयान करूं तो योगी आदित्यनाथ जी को एक झटके में जिला अध्यक्षों के नाम नहीं पता हैं, वो चेहरे से पहचानते नहीं, वो कभी संगठन में नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, बल्कि एक समय तो हिंदू युवा वाहिनी नाम का पैरेलल संगठन चलाते थे। खैर, ये इतिहास की बात है। निश्चित रूप से केशव मौर्य जी संगठन के व्यक्ति हैं, वो एक एक जिले के कार्यकर्ता को जानते हैं, जिला अध्यक्षों को जानते हैं, वो संगठन के तपे हुए व्यक्ति हैं। ऐसे में मैं बेहद गंभीरता से यह कहूंगा कि अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी केशव मौर्य जी को संगठन में लाने की बात सोच रही है तो मुझे लगता है कि पार्टी हित में यह बहुत बड़ा काम होगा। रही बात मंत्री पद की, तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए भी संगठन का अध्यक्ष रह सकता है, इसमें कहीं कोई संवैधानिक स्थिति या संकट नहीं पैदा होता है। सर, स्वतंत्र देव सिंह जी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे, उसके साथ साथ मंत्री थे। ऐसे ही तमाम लोग आप केंद्र में देख लीजिए, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर नड्डा जी ही हैं और साथ में वो मंत्री भी हैं। तो ये कहीं कोई संवैधानिक संकट इससे नहीं आने वाला है। तो मुझे निश्चित तौर पर जब मैं ये कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी संगठन के व्यक्ति नहीं हैं, और एक हार्डकोर सच्चाई आपको बता दूं सर, संगठन का कोई भी व्यक्ति, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी तक अपनी पहुंच नहीं रखता है, क्योंकि वो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, पिछले 7 सालों में आपके पास कितनी बार जानकारी है कि योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा के ठीक सामने जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है वहां गए? नहीं गए हैं। अगर कभी एक आध बार गए हो तो मुझे ध्यान नहीं आता कि वो गए हैं। तो संगठन के लिए निश्चित तौर पर यह संकट का काल है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। इसलिए केशव मौर्य जो कि विराट अनुभव रखते हैं संगठन का, उनका संगठन में अगर जा रहे हैं, अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, केशव मौर्य जैसे कुशल संगठनकर्ता की बहुत ज्यादा आवश्यकता आज की तारीख में उत्तर प्रदेश भाजपा को है। अब मैं आता हूं आपकी समीक्षा वाली बात पे। सर, समीक्षा नहीं चल रही है, मजाक चल रहा है। सर, मैं बेहद गंभीरता से यह बात कह रहा हूं, मजाक चल रहा है समीक्षा के नाम पर। संत कबीर नगर में एक महिला मंत्री जी आती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, दर्शक अपने आप समझ जाएंगे, वो प्रभारी मंत्री होती है, उनको समीक्षा के लिए भेजा जाता है और वो डीएम और एसपी के साथ बैठ के और 4 विधायकों के साथ बैठ के चाय नाश्ता करके वापस चली जाती है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों से मुलाकात की? क्या उन्हें मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी? इस तरह की समीक्षा बैठक चल रही है सर, और मुझे यहीं पर इस बात का दुख है कि जितनी करारी हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश में अभी भी गंभीरता से काम नहीं हो रहा है, कोर्स करेक्शन नहीं हो रहा। अब मैं आता हूं अयोध्या फैजाबाद। अयोध्या फैजाबाद की सीट पर हार की समीक्षा में कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर, एक सूर्य प्रताप शाही जी और दूसरे मिनिस्टर साहब का मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, वो समीक्षा बैठक किए, सारे विधायक वहां पर आए, संगठन के लोग आए, समीक्षा बैठक समाप्त हुई। चूंकि वहां पर 2 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि कंसर्न डीएम और एसपी वो जब उनसे मुलाकात करें। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि साहब समीक्षा बैठक पार्टी की चल रही थी, पार्टी के प्रदर्शन की चल रही थी, उसमें डीएम और एसपी क्या कर रहे थे? तो यहां मैं तकनीकी रूप से बता दूं, समीक्षा बैठक जब समाप्त हो गई थी तो प्रोटोकॉल के चलते डीएम और एसपी वहां गए मुलाकात करने। वहां पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी थे। राजू दास जी लगातार 4, इसका मतलब समीक्षा बैठक समाप्त हो चुकी थी और दे मेट, इसको कहते हैं वो जी समिट में बोलते हैं ना कि फलानवा नेता फलानवा से दे मेट ऑन द साइड लाइंस ऑफ द समिट, मतलब बिल्कुल हाँ, अलग कमरे में बैठ के प्राइवेट निजी मुलाकात या प्रोटोकॉल मुलाकात। और उसका कारण भी है, क्योंकि राजू दास जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन से नहीं आते,
इसलिए जब मंत्री अपने संगठन की और पार्टी की बैठक करेंगे तो उसमें विधायक, जिला अध्यक्ष और बाकी जो कार्यकर्ता होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, वो पार्टी डिसीजन है, वो वहां पर हो रही थी। हाँ, मंत्री थे तो फीडबैक तो और बाकी लोगों से भी लेंगे ना। अच्छी समीक्षा इसी को कही जाएगी कि एक बार अपने पार्टी के लोगों से बात कर लिया, विधायक के लोगों से बात कर लिया, उसके बाद आप सिविल सोसाइटी के लोगों से बात करते हैं, वहां के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे बात करते हैं। तो महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी के सम्मानित महंत हैं और मुझे गर्व होता है एक सनातनी हिंदू होने के नाते कि वो उस वर्ग से आते हैं जिसको ओबीसी कहा जाता है। तो अगर सनातन में कोई ये कहता है कि साहब वहां पर तमाम तरह की चीजें हैं, तो उसका उदाहरण हनुमानगढ़ी के हमारे महंत राजू दास जी हैं। बेहद मुखर व्यक्ति, 24 कैरेट सनातनी, हर समय सनातनी मूल्यों को लेकर लड़ने और मुखर रहने वाले व्यक्ति हैं। उनके ऊपर तमाम तरह की सुरक्षा के संकट भी हैं। उनको 3 गनर मिले हुए थे। 4 जून का परिणाम आने के बाद से ही राजू दास जी मुखर थे और उनकी जो मुख्य निशाने पर उनके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। वो हार की जिम्मेदार इनको भी मानते थे कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीएम के लेवल पे, एसपी के लेवल पे, चाहे वहां पर मुआवजा देने की बात हो, चाहे वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर मकानों को तोड़ने की बात हो, सड़क चौड़ीकरण की बात हो, वहां पर लोगों को भरोसे में न लेना, जिससे कि असंतोष पैदा हुआ, तो उनकी शिकायत थी। वो लगातार मुखर थे और डीएम साहब को यह पसंद नहीं आया। सर, समीक्षा बैठक तो अभी परसों हुई है, उसके पहले ही इन्होंने अपनी आलोचना से तिलमिला के डीएम साहब, नौकरशाह साहब ने राजू दास जी के 2 गनर पहले ही वापस ले लिए थे। और जब विशेष घटना जब हुई, जब ये सूर्य प्रताप शाही के पास डीएम और एसपी पहुंचे, राजू दास जी वहां बैठे हुए थे। एक बार फिर डीएम को देखते ही राजू दास जी ने फीडबैक देना शुरू किया मंत्री जी को और कहा कि इनकी भी बराबर की जिम्मेदारी है, इन लोगों ने अच्छी भूमिका नहीं निभाई है। वो डीएम की तरफ कह रहे थे। डीएम साहब आपे से बाहर हो गए, हाथापाई छोड़ के बाकी हर तरह का कलेश जो हो सकता है, शाब्दिक तू मैं ताओबाजी, देख लेने की धमकी, तमाम तरह की ये अभद्रता डीएम और महंत राजू दास के बीच में हुई, मंत्री जी की मौजूदगी में हुई। 2 मंत्री थे। और आप सोचें, निरंकुशता आप देखिए, दुस्साहस देखिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, डीएम का, कि उन्होंने वहीं पर मंत्री के सामने, जो राजू दास जी के पास अकेले 1 गनर बचे हुए थे, एसपी को आदेश देते हैं और कि इनका ये भी गनर वापस लिया जाए। और एसपी वहीं मौजूद गनर जो बाहर बैठा हुआ था उसको बुलाते हैं और बुला के कहते हैं कि तुम तुरंत यहां से जाओ, तुरंत यहां से जाओ और जाके पुलिस लाइन में अपनी आमद करा दो। राजू दास जी वहां 1 गनर के साथ गए थे जिनकी सुरक्षा को लेके खतरा है, उनकी जान को खतरा है, क्योंकि वो बहुत वोकल आदमी है। और वहां से गेस्ट हाउस से, समीक्षा वाली जगह से वो वापस हनुमानगढ़ी अकेले आए हैं, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी गनर के। तो इस तरह की जो मामले चल रहे हैं, बेलगाम ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से दिखाई दे रही है, मैं इसीलिए आपसे ये बात कह रहा था और अपनी बात खत्म करके अब मैं आप तक आऊंगा कि सर, गंभीरता से न समीक्षा हो रही है सरकार के स्तर पर, अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। संगठन के स्तर पर भी गंभीरता से कोई कोर्स करेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ये दुख का विषय है। और ऐसे में जब 27 का विधानसभा चुनाव सामने है, लोकसभा में आप अपनी भद्द पिटवा चुके हैं, तो केशव मौर्य जी को मैं निश्चित तौर से यह कहना चाहूंगा कि उनको बेहद जरूरी है संगठन में भेजना। रही बात आपके उस जातिगत बैलेंस, कैबिनेट में ये जाति, वो जाति, ये वर्ग, वो वर्ग, तो ठीक है साहब, आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाए रखिए ना। आखिर डिप्टी सीएम कोई पद नहीं होता है, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री है, कंटिन्यू रखिए। ब्रजेश पाठक जी के पास चिकित्सा मिनिस्ट्री है, कंटिन्यू रखिए जी। सारी गलती मोदी जी की। मोदी जी बोलते हैं जब मैं नया नया मुख्यमंत्री बना तभी से इन लोग को साहब बोलता हूं, साहब। मैंने कांग्रेसियों के बारे में सुना है कि इनको कुत्ता बना के रखते थे, कुत्ता। इनसे जूठी प्लेटें उठवाते थे, जूठी प्लेटें। इनसे अपने घर डीएम से पैर दबवाते थे कांग्रेसी मुख्यमंत्री जी। कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत पहले थी
और नजदीक ले आता हूं आपको। बहन मायावती जी की सरकार, बसपा की सरकार जब जब रही है, उत्तर प्रदेश की यही बेलगाम ब्यूरोक्रेसी एक पैर पर नाचती नजर आई है सर, एक पैर पे। अब मुझे बोलने दीजिए। मुख्यमंत्री जी अपने साथ एक टाइपिस्ट लेके चलती थी, टाइपिस्ट, और वहीं मौके पर निलंबन होता था सर जी। मुख्यमंत्री को जो है ना कुछ नवाबी शौक रखना चाहिए और इनके साथ नवाबी ट्रीटमेंट इनको देना चाहिए, बहुत जरूरी है। कांग्रेसी सब बहुत सही करते थे, इनसे सचमुच जूठी प्लेट और चप्पल ढवाना चाहिए, इसी से ये औकात में रहेंगे। मतलब सबसे पहले तो कालिख पोत के मुंह पर चुल्लू भर नाले के पानी में डूब के उन 2 कैबिनेट मंत्रियों को मर जाना चाहिए जिनके सामने डीएम जैसा एक 2 कौड़ी का तुच्चा नौकरशाह इतनी हिमाकत कर रहा है। तो शोले का वो डायलॉग आता है, ठाकुर ने बीप की फौज बनाई है, ये बीप की फौज है, पहली बात सुनिए। और मैंने कहा था कि नौकरशाही के को हाइड्रोसिल की बीमारी हो गई है। बहुत सारे लोग हाइड्रोसिल की बीमारी नहीं समझ पाएंगे, अगर आप 2 मिनट आ गया तो मैं समझा दूं। होता क्या है कि हाइड्रोसिल की बीमारी पूर्वांचल में बहुत ज्यादा होती है और जो पोते होते हैं ना, टेस्टिकल्स, आंड, उनमें भर जाता है पानी। और दर्शकों के लिए बता दूं, आपने तो खैर देखी होगी गांव देहात में बहुत, हाँ जी, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं पोते, खरबूजे से बड़े, उसको कहते हैं कि अरे भैया हाइड्रोसील की बीमारी हो गई है। और हमारे यहाँ का जो झोला छाप सर्जन होते हैं, चांद से अस्पताल वाले, वो सब चीर के पैसे भींच के पानी निकाल देते हैं। तो सर हमारे प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को हो गई है हाइड्रोसील की बीमारी, इनको पटक के सर इनका पानी, और वो लाइलाज है सर, अगर एक बार पानी निकाल देंगे ना फिर हो जाएगी। तो सर इनको पटक के, जैसे कुकुर का कैस्ट्रेशन होता था उस तरीके से वो दोनों पोता निकाल लेने की जरूरत है, नहीं तो फिर पानी भरेगा। अब मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि कुकुर का पोता कैसे निकाला जाता है। जौन कुकुर बहुत कटा, गांव में बहुत हैरान कर रहे हैं ना, सबके काटा उठा, तो गणेर बुलावल जाए। गणेर माने जो ये गडरिये होते हैं, इनको बधियाकरण का अनुभव होता है, क्योंकि इन भेड़े वेड़े पालते हैं ना। तो वो क्या करते हैं कि कुकुर को पकड़ लिया जाता है और पुरानी जो खटिया होले, वो खटिया उल्टी करके कुकुर के ऊपर धर दी जाती है, उल्टा करके कुकुर को लेटा लेते हैं, दोनों टांगे फैला लेते हैं। तो खटिया में तो स्पेस होता है ना, तो उस स्पेस में से दोनों पोता उसका निकाल के, हंसुआ लाल करके गरम करके चीरा लगा के, दोनों टेस्टिकल्स, अंडकोश निकाल कर वहां वापस जो है सिल देते हैं। इसको गांव में देसी बधियाकरण की प्रक्रिया है और ये हमारे यहाँ के गडरिये गणेर बहुत अच्छा करते हैं सर। ब्यूरोक्रेसी का दोनों आड़ निकाल के खटिया के नीचे पटक के निकालने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बहुत बेलगाम हो गई है और इसके लिए मोदी जी की पॉलिसी जिम्मेवार है। अरे नहीं साहब लोग हैं, अरे बहुत पढ़ने के बाद आईएएस होता है, इन लोगों का रिस्पेक्ट उसकी करो सर, रिस्पेक्ट उसको, पगड़ी उसके पैरों में रखिए जो पगड़ी की इज्जत जानता है, पहली बात। दूसरी बात सर, उस डीएम को कहां से इतना बल मिल रहा है कि वो 2 मंत्रियों के सामने बदतमीजी कर रहा है? पावर हाउस कहां है सर? 240 वोल्ट से ज्यादा बिजली आ रही है सर, फूक जाएगा सर, वोल्टेज ज्यादा आ रहा है पीछे से। 110 वोल्ट की सर है, आप लोग 440 भेज दे रहे हैं सर। 110 वोल्ट की वायरिंग में 440 वोल्ट करंट आ रहा है, जरा पता लगाइए कहां से आ रहा है, लखनऊ में कौन से बंगले से आ रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, अच्छा, दर्शकों तक भी समीक्षा बैठक में बाबा रामदास को भी बैठाया जाए। हर यूपी की हार की जब भी समीक्षा हो मुझे जरूर बैठाएं, समीक्षा मैं करूंगा। ठीक बात। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं और जिन्हें भी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव नतीजों से निराशा हुई है और अगर वो वाकई में इस देश के, इस राष्ट्र के हित चिंतक हैं, उन सब की राय उसी तरह से होगी, उन सब की टिप्पणियां उसी तरह से निकलेंगी बाबा जी जैसे आपकी निकल रही हैं। आप कह रहे हैं
इस प्रदेश की नौकरशाही बेलगाम क्यों हुई है? निश्चित तौर पर आपने मोदी जी का नाम लिया, ठीक बात है। अगर पॉलिटिकल नेतृत्व इनको बांध के नहीं रख सकेगा तो फिर नतीजे इसी तरह के हों, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो मोदी जी। पहली चीज। दूसरी चीज सर, मैं वापस आता हूं कि मुझे अपने सूत्रों से ये स्पष्ट जानकारी है कि एक लंबे 4 जून के नतीजों के बाद, एक लंबे दिल्ली प्रवास के बाद केशव मौर्य जी को पार्टी संगठन की जिम्मेदारी देकर उत्तर प्रदेश वापस भेजा गया है। आते ही उत्तर प्रदेश में लखनऊ पहुंचते ही वो कौशाम्बी गए, पार्टी का काम किए, संगठन का काम किए। प्रयागराज में वो हैं, लगातार संगठन का काम कर रहे हैं। वो मंत्री जरूर हैं, औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नहीं बने हैं, केवल घोषणा होनी बाकी है। दर्शकों, ये मैं बात आपको तक पहुंचा रहा हूं, और अगर यह औपचारिक घोषणा हो जाती है, केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे शानदार बढ़िया कोर्स करेक्शन संगठन के लेवल पर उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए नहीं हो सकता। यह बेहद आवश्यक है। अगर मेरी आवाज, मेरी बात, मेरी वीडियो संगठन के लोगों तक पहुंच रही हो, सरकार के लोगों तक पहुंच रही हो, तो हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि इस देश के उन तमाम करोड़ों वोटर्स के भावनाओं का ख्याल रखिए जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को 6 दशक के बाद तीसरी बार इस देश में सरकार बनाने का अवसर दिया है। इस अवसर को जिस उत्तर प्रदेश ने गहरा डेंट लगाया है, वहां पर 27 में विधानसभा चुनाव भी हैं, और दिल्ली का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ये सिर्फ बकलोली नहीं है, ये सिर्फ कहावत नहीं है साहब, ये हकीकत है। इसलिए अगर 23 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी की कुछ ऊट पटांग हो गया, तो फिर इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपके लिए क्या है साहब, आप 5 साल की मियाद वाले लोग हैं, सरकार की उम्र 5 साल होती है बाबा जी। इसलिए परवाह मत करिए ये 27 और 30 साल की नौकरी करने आए नौकरशाहों की, ये आपकी चिंता कभी नहीं करने वाले, क्योंकि इन्हें अपने पूरे कैरियर में आप जैसे 10, 15, 18, 20 सरकारों को देखना होता है साहब। इनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि कौन मुख्यमंत्री है, किसकी सरकार है, कहां मजा कर रहे हैं और कहां हम सजा काट रहे हैं। इसलिए इनके लगाम टाइट रखिए, इनसे काम करवाइए। ये जनता के नौकर हैं, ये जनता के मालिक नहीं हैं। इनसे इज्जत कराइए संगठन के लोगों की भी, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की इज्जत करना सरकारी सेवक का काम है, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे अनइलेक्टेड हो, चाहे वो संगठन का हो चाहे पार्टी विधायक हो या सांसद हो। मुझे उम्मीद है कि केशव मौर्य जी बहुत जल्द पार्टी की कमान औपचारिक रूप से संभालते हुए दिखेंगे, लेकिन मेरे सूत्र यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दिल्ली से उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा को संभालने की जिम्मेदारी देकर भेजा गया है। और अगर ऐसा है, और बिल्कुल ऐसा है, औपचारिक घोषणा हो जाएगी, उसकी प्रतीक्षा करिए, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा कोर्स करेक्शन है, सबसे बड़ा शुभ कार्य होगा। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ प्रणाम। जय जय सिया राम। जय श्री राम। जय जय श्री